हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस टॉपिक में हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ व्हाट इज़ बायोलॉजी। सेकंड नंबर पे है व्हाट इज़ लाइफ। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स अ बायोलॉजिस्ट। और लास्ट हम देखेंगे व्हाट आर सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी। आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। एक्चुअली ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है इन विच वी स्टडी द लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स की स्टडी ही द स्टडी ऑफ लाइफ। इसके बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। बायोलॉजिकली लाइफ इज क्लस्टर, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें नॉन लिविंग थिंग्स की, वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, या बहुत उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है बहुत लो होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ का या लिविंग थिंग्स का ये है कि एक कम्प्लेक्स एंटिटीज़ होती है जिसको एक एंगल से या एक एस्पेक्ट से समझना पूरी तरह समझना नहीं है। एक और चीज़ जो कि लाइफ और लिविंग थिंग्स के बारे में ज़रूरी है यहाँ बताना, वो है कि जितनी भी लाइफ है ये सेल से मिलके बनती है, या वो एक सेल की लाइफ होगी या कई सेल से मिलके एक लाइफ बनती है या लिविंग थिंग्स बनते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ के बारे में या लिविंग थिंग्स के बारे में ये है कि इसके पास एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है जो कि पूरे सेल को या सेल की या पूरे ऑर्गेनिजम्स को ये कंट्रोल करता है। अगर इसको कंपेयर करें हम नॉन लिविंग थिंग्स से, तो इनके पास जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो फीड की जाती है। एज इट सेल्फ इनके पास कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती नॉन लिविंग थिंग्स के पास। लाइफ के बारे में जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये ना सिर्फ अपनी एनर्जी खुद बनाता है बल्कि इसको यूज़ भी करता है। अगर हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करें नॉन लिविंग थिंग्स पे, तो हमें ये समझ आती है कि ये खुद सर कोई एनर्जी नहीं बना सकता। जैसे हम एक फ़ैन की मिसाल ले लें, फ़ैन एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट खुद ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लाइफ के बारे में जो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शन। एक सेल में एक दिन में या एक मिनट में हजारों लाखों रिएक्शन हो सकते हैं। लाइफ के बारे में एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो है कैन ग्रो इन साइज। अगर हम ये कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग थिंग्स पे देखें तो इन साइज इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती खुद सर। लाइफ का जो 8th कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को। जैसे कि हमें पता है कि लाइफ या सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म में हजारों लाखों करोड़ों अरबों रिएक्शन हो सकते हैं। अब इतने ज़्यादा रिएक्शंस होने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और बहुत सारी एनर्जी के लेवल चेंज हो सकते हैं। इतने ज़्यादा रिएक्शंस के बाद पॉसिबल है कि जितना भी सिस्टम है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन लाइफ के पास ये ताकत, ये एबिलिटी है कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को ये स्टेबलाइज करें, कांस्टेंट करें, फेयरली कांस्टेंट करें। 9th जो खूबी है, 9th जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं अपने जैसे प्रोजनी, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को बनाती हैं।
लाइफ की जो 10th करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। जितनी भी चेंजेस हैं, चाहे वो खुराक की हो, चाहे वो पानी, पीएच, मौसमी बिहेवियर्स, जितनी भी चेंजेस होती हैं इन्वायरमेंट में, उनको रिस्पॉन्ड करती है। हमारे लेक्चर का थर्ड जो पॉइंट है वो है बायोलॉजिस्ट। कि बायोलॉजिस्ट कौन है? बायोलॉजिस्ट एक्चुअली डील्स विद लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करें। एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें, उसके बारे में अपनी नॉलेज को शेयर करें। चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विच इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी कौन कौन सी हैं। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है फिजिकल जो इन्वायरमेंट है, जिसको हम नॉन लिविंग पार्ट ऑफ नेचर कहते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप, it is the study of relationship between living organisms including humans and their physical environment। इसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चर या फॉर्म्स होते हैं उनके फंक्शंस को पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। नेक्स्ट इसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है एनाटॉमी। जैसे फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, इसी तरह एनाटॉमी में हम उन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो कभी एग्जिस्टिंग थी। It is the study of ancient life and fossils from dinosaurs to prehistoric plants, mammals, fishes, insects, fungi and even microbes. Next है histology. Histology is the study of microscopic anatomy of biological tissues. Next है evolution. Evolution में हम ऐसी तब्दीलियों को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रूनुमा होती है। एवोल्यूशन इज अ चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। नाम से ही ज़ाहिर है ये एक स्टडी है जीन्स की। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। इसके बाद आता है ज़ूओजियोग्राफी। ज़ूओजियोग्राफी में हम ज्योग्राफियाई तकसीम जो कि एनिमल स्पीशीज़ की हुई है उसको स्टडी करते हैं। ज़ूओजियोग्राफी इज़ कंसर्न विद जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पीशीज। इसके बाद आता है मोलेकुलर बायोलॉजी। नाम से ही जाहिर है हम वो तमाम चीज़ें सेल के बारे में या ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल लेवल पे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मोलेकुलर लेवल। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम बैक्टीरिया को, वायरसेस को, प्रोटोजोआ को, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंगाई को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी तकरीबन एक ही स्टडीज़ है।
इसमें हम ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप विद देयर एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में काफ़ी डिफरेंस होता है। सो फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली ज़िंदगी और इस ज़िंदगी को सपोर्ट करने वाले तमाम कंपोनेंट्स की स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। सो फ्रेश वाटर बायोलॉजी deals with the organisms living in the fresh water bodies जैसे कि rivers, lakes, etc. and physical and chemical parameter of these water bodies. Marine biology. Marine biology is the study of life in seas and the ocean. इसमें हम वो तमाम तर अवामिल जो कि फिजिकल हों चाहे वो केमिकल हों उनको भी स्टडी करते हैं जो कि तमाम तर जिंदगी को सपोर्ट करती है। पैरासाइटोलॉजी, नाम से ही जाहिर है हम इस स्टडी में पैरासाइट्स को डिस्कस करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देयर लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप तमाम तर चीज़ें इसी पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। एज नेम इंडिकेट इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। इस स्टडी में हम ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी और तमाम तर इकोलॉजिकल स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं। सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ को डिस्कस करते हैं। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम वो तमाम तर टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई की जाती हैं ताकि उनको यूज़ करके ह्यूमन वेलफेयर हासिल किया जा सके। सो बायोटेक्नोलॉजी deals with the use of living organism systems or processes in manufacturing and service industry.